हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रिसर्च, जिसमें आज की हाइलाइट्स क्या होंगी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, क्वालिटेटिव, एक्सपोस्ट फैक्टो, ट्रू एक्सपेरिमेंट और क्वेसी एक्सपेरिमेंट रिसर्च आएगी। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप एजुकेशन से संबंध रखते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या फिर आप बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके नोट्स मिल जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दिख रही होगी, इसमें मैं सारे ही आपने जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स को मैं डाल देती हूँ, तो वहाँ जाकर आप उसके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। अब हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, हिस्टोरिकल मतलब कि हिस्ट्री यानी इतिहास, ऐतिहासिक अनुसंधान है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में जॉन डब्ल्यू बेस्ट का कहना है, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं, समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। इनके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान तथा भविष्य से होता है। यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि इतिहास में ऐसी कोई भी घटना घटी है जिसको जानना इसलिए आवश्यक है कि वो घटना किस वजह से घटी थी, उसका वर्तमान के समय में और आने वाले भविष्य से क्या संबंध हो सकता है, किस तरीके से वो घटनाएं इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि एक बात बताई जाती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, उसका इफेक्ट कितना खतरनाक हुआ होगा उस वक्त भी, और उसके बाद जो वर्तमान समय की हमारी स्थिति है, इसमें किस तरीके का इफेक्ट हो, आने वाले समय में भी उसका इफेक्ट कब तक होता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन में उसका इफेक्ट होता है। तो इन सभी का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, किसमें, ऐतिहासिक अनुसंधान में, हिस्टोरिकल रिसर्च में। ठीक है, और अब ऐतिहासिक अनुसंधान किस तरीके से अंतर होता है बाकी सारी रिसर्च से, तो देखिए यहाँ पर जब सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम बनाई जाएगी, वो प्रॉब्लम कैसे बनाई जाएगी कि कोई इतिहास में किसी तरीके की घटना घटी है, अब उसका इफेक्ट वर्तमान में और आने वाले भविष्य में किस तरह से पड़ सकता है, उसके बारे में जानना। अब डेटा कलेक्शन कहाँ से होगा, डेटा कलेक्शन होगा वहां जाकर जहाँ की भी ये बात हो रही है। जैसे सपोज हमने हिरोशिमा की बात करी, वहां जाकर कि वहां की आज की भौगोलिक कंडीशन क्या है और उस वक्त की भौगोलिक कंडीशन क्या थी, आने वाले समय में अभी जो प्राकृतिक रूप से जिस तरीके की भी डिसएडवांटेजेस हुए हैं और आने वाले समय में जो हो सकते हैं, उसके बारे में जानना। क्या उससे अभी भी हम परेशान हैं या आने वाली जनरेशन भी परेशान होगी, तो उसका क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो असर है उस घटना का वो कम हो जाए। ठीक है, तो जो भी इतिहास में जैसा भी कुछ भी हुआ है उसके बारे में जानना, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना, और वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद में अगर उससे संबंधित कुछ लाभ या हानि हो रही है तो भविष्य में उससे किस तरीके से प्रभावित ना हुआ जाए, इसकी विवेचना करना ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में कुछ भी हुआ है, मैं कह रही हूँ कि आज से 10 दिन पहले भी कुछ हुआ है, वो भी बात किस में हो जाएगी, ऐतिहासिक हो जाएगी, क्योंकि वो पूर्व की घटना हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है। अब जो वर्णनात्मक विषय अनुसंधान का विषय है, वो होता है करंट में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उनसे संबंधित समस्याओं पर जब बात की जाती है तो ठीक है, तब वो किसी भी विषय में हो सकती है, ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, सॉरी क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, मतलब गणनात्मक भी हो सकती है और मात्रात्मक भी हो सकती है। इसमें ये क्रॉस सेक्शन वाली होती है, मतलब क्या है इसका स्पष्ट रूप से वर्णन होता है। ये शब्दों के आधार पे भी हो सकती है, ये सूत्रों के आधार पर होती है, गणितीय विश्लेषण के आधार पर भी हो सकती है। मतलब जो भी समस्या का चयन किया जाएगा, वो चयन वर्तमान से संबंधित होगी या भावी में जो यानी कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है उससे संबंधित होगी। ठीक है, तो इस तरीके की किसी भी समस्या के बारे में जब डिस्कशन किया जाए
जाएगा या फिर उस प्रॉब्लम को देखकर उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, स्पष्ट रूप से रिजल्ट निकाला जाएगा, तो उसके अंतर्गत जो भी अनुसंधान होगा वो डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान होगा, जिसमें हम वर्णन करेंगे। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है, इसका भी स्टेप वही होते हैं, समस्या का चयन करना, फिर उसके बाद जो इससे संबंधित पिछले अनुसंधान हो चुके हैं, यानी कि जो भी डेटा है हमारे पास में है उसको पढ़ना, उससे आइडियाज लेना, फिर उसके बाद में पॉपुलेशन लेना, फिर उसके बाद सैंपल लेना, सैंपल के बाद में डेटा कलेक्शन करना, डेटा कलेक्शन के बाद में रिजल्ट पर पहुंचने की बात करना, और उसके बाद फाइंडिंग्स क्या मिली हैं उसको बताना स्पष्ट रूप से, है ना। तो अब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, ये कंप्लीट जनसंख्या पर होगा, ठीक है, कंप्लीट एरिया पर होगा। ठीक है, तो ये बात होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। अब इसमें कई सारे अलग अलग हिसाब से टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। जब दो विषयों से सहसंबंध निकाला जाता है, यानी कि इनका दूसरी चीजों से क्या संबंध है, जब दो विशेष तरह से, दो स्पेसिफिक घटनाओं के बीच में, दो स्पेसिफिक लोगों के बीच में, दो स्पेसिफिक कहना चाहिए क्या, संस्थाओं के बीच में जब कोरिलेशन निकाला जाएगा, यानी सहसंबंध, दोनों के बीच में क्या संबंध है, यानी कि अगर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, महिलाओं को पढ़ाने के लिए, बच्चों की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए महिलाओं का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, इस तरीके की अगर एक कोई समस्या निकाली जाती है तो उन दोनों के बीच में सहसंबंध निकलेगा, कोरिलेशन निकलेगा। यानी कि अगर एजुकेशन को आपको इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, तो आपको उस एरिया की महिलाओं को सबसे पहले एजुकेटेड करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि महिलाओं का डायरेक्ट संबंध बच्चों के साथ में होता है, सबसे पहला संबंध उनके साथ में होगा। अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, वो एजुकेटेड होंगी, तो बच्चे भी एजुकेटेड होंगी, यानी कि दोनों का आपस में किस तरह से संबंध है, कोरिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सहसंबंधनात्मक होती है रिसर्च। इसके बाद में आती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में ऑलरेडी मैं पूरा एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आपने जरूर देखा होगा, यहाँ पर आपको लिंक दिखाई दे रही होगी, तो मैं बता देती हूँ। क्वालिटेटिव का मतलब ही होता है गुणात्मक। जब हम किसी के गुणों की बात करते हैं, और गुणों की बात की जाती है परिभाषित करके, उनको एक्सप्लेन करके, भाषाओं में एक्सप्लेन करके, शब्दों में एक्सप्लेन करके, उनकी जो गुण हैं या दोष हैं, जो उनके अंदर अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं, वो चीजें समझाकर, है ना, तो वो सारी रिसर्च होती है, तो क्वालिटेटिव होती है। जब मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में वो 4 लोगों से बात करते हैं, और बात करने के बाद में ये देखते हैं कि उनके विचार में ये प्रोडक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, मार्केट में किस तरह की उसकी डिमांड है, और अगर उसकी प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, इसके बारे में भी पता लगे, ताकि हम उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको सुधार सकें, उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, और जो उसमें नेगेटिव पॉइंट बताए हैं लोगों ने, उसको हम हटा सके। तो ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आती है, नेक्स्ट आती है एक्सपोस्ट फैक्टो। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोस्ट फैक्टो। अब ये क्या होती है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, एक्स, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, पिछला, ठीक है, पुराना। अब पुराना, और उसके बाद उस पर काम किया जा रहा है, कार्ययुक्त रिसर्च। मतलब सपोज कोई घटना घट चुकी है, सपोज आपके यहाँ पर दंगे भी होते हैं जैसे कभी, या फिर कोई इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो हो चुकी हैं, तो बिना किसी तरीके की एविडेंस से छेड़छाड़ किए यहाँ वहां पर जाकर आपको कुछ भी अपना नहीं देखना है, या फिर उस पर जो कुछ भी है वहां की कोई भी चीज से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन उस घटना के बारे में आपको जानना है कि ये घटना क्यों घटी, किस लिए घटी, किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अगर इन्वॉल्व थे भी तो उनके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था, अगर था तो कौन सा रीजन था, क्या रीजन था, और इसके पीछे और कोई स्पेसिफिक अलग तरीके का कोई रीजन है, या फिर जो अपराधी बताया गया है कि ये अपराधी है, उस अपराधी का उस अपराध को करने के पीछे क्या रीजन था, क्यों किया उसने, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो ये कहलाती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे क्या, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है रिसर्च को, उसके बाद फिर उसके आंसर्स या फाइंडिंग्स निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होगा वो होगा प्रयोग। प्रयोग का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साइंस में हमारा सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स होता है, फिर बायो होता है, और उसके बाद फिर उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचेस होती है, केमिस्ट्री होती है, फिर उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। अगर इनसे संबंधित किसी भी विषय पर रिसर्च की जा रही है, कुछ भी जानने की कोशिश की जा रही है, तो पहली बात तो ये हमें लैब में जाकर ये काम करना होगा। लैब में जाकर हमें सारी चीजों के एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि हमें उसके रिजल्ट्स मिल जाए।
ठीक है। आज जैसे विंटर का सीजन चल रहा है, विंटर में सभी की स्किन ड्राई होती है। अब स्किन ड्राई हो रही है तो स्किन ड्राई होने के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इसको जानने के लिए स्किन ड्राई होने के कारण आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, रीजन क्या है, उसके बाद उसका जो सोल्यूशन है वो क्या निकाला जाए। ठीक है, तो फिर हम ऐसी कई सारी चीजों को मार्केट में देखते हैं कि ये है ड्राई के लिए, ये ऑयली के लिए, और उसके बाद फिर ये, तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है जो कि लैब में होती है ना। तो ये होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब यहाँ पर भी दो प्रकार की रिसर्चेस होती है, एक ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है और एक क्वेसी होता है। अब क्वेसी को क्या क्या कहा जाता है, अर्ध प्रयोगात्मक शोध। अब अर्ध प्रयोगात्मक में मतलब कुछ भाग तो होगा जो इसका लैब में होगा, कुछ भाग होगा जो कि इधर से लिया जाएगा, मतलब लोगों से पूछकर, लोगों से जानकर, है ना। तो जो नॉन एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली प्रयोग के ऊपर आधारित रिसर्च नहीं होगी, आधी प्रयोग पर आधारित होगी और बाकी दूसरे तरह से उसकी रिसर्च होगी। लेकिन जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होगा वो कंप्लीटली लैब में एविडेंस के हिसाब से जो कुछ भी आ रहा है, जो रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं वो किस पर आएंगे, जो टेस्ट किए जाएंगे उससे जो रिजल्ट आएगा उसको एज इट इज दिखाया जाएगा कि ये रिजल्ट इससे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं रिसर्च के दो प्रकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका जो पीडीएफ है या फिर जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल पर आपने देखा होगा अभी भी, ये यहाँ पर आपको दिख रही है उसकी लिंक, आप जाके वहाँ पर मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रिसर्च के ही टॉपिक में, अगले जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।